दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वह है कि ब्रिटिश राज का आर्थिक तंत्र, शोषण की एक सुनियोजित कहानी। ठीक है, तो ब्रिटिश राज का शोषण किस प्रकार का था भारत में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की कृषि, उद्योग और धन संपदा को ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए व्यवस्थित रूप से कैसे बदला गया, इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए। तो शोषण की जो शुरुआत है वह 1765 में दीवानी अधिकारों का अधिग्रहण के पश्चात हुआ। मुख्य बिंदु देखें तो 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मालगुजारी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार मिलने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य बदल गया। व्यापार के बजाय अब लक्ष्य भारत के राजस्व का उपयोग करके अपने हितों को पूरा करना था। आपको पता होगा इलाहाबाद की संधि, ठीक है, तो इस इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इस इलाहाबाद की संधि में ही उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मालगुजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो इनका उद्देश्य भी बदल गया। अब क्या था कि पहले व्यापार और 1765 के बाद राजस्व वसूलना इनका जो है उद्देश्य बन गया। परिणाम देखें तो इस नए अधिकार ने भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तनों की नींव रखी। ठीक है, जो भारतीय कृषकों के लिए विनाशकारी साबित हुए और देश को एक ऐतिहासिक पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया। ठीक है, नियंत्रण का पहला स्तंभ देखें तो भूमि पर कब्जा करने वाली 3 राजस्व प्रणालियां। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियों को लागू किया। प्रत्येक प्रणाली को स्थानीय परिस्थितियों का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 राजस्व प्रणालियां थी ये शोषण करने के लिए ही थी। ठीक है, इसमें भारतीयों के इसमें कोई भी इसमें लाभ नहीं थे। ठीक है, लाभ छोड़ी, लाभ कैसे होगा? ठीक है, जब आप स्वतः जीवन जी रहे हैं और ऊपर से कोई एक आदमी आए और आपसे टैक्स लेना शुरू कर दे तो लाभ क्या होगा आपका? किसी प्रकार से इसको अगर आपके भूमि को संरक्षण दे रहा हो, ठीक है, आपके जोत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हो, या आपकी जो फसल है उसको उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर प्रयास कर रहा हो, ठीक है, तो ठीक है, कर वो भी कर की जो आप पढ़ेंगे जो कर था वो लगभग 50-60% था। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात थी किसानों के लिए। और जो उस समय के 90% लगभग लोग किसान, 80-90% लोग किसान ही थे, तो समझिए कि क्या हालत उनकी हुई होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए तो अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी व्यवस्था और महालवारी व्यवस्था, ये 3 प्रकार के व्यवस्था थी। आपने जरूर प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। तो ये देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो लगाया गया है, ये देखिए किस क्षेत्रों में लगाया गया है, मैप में एकदम क्लियर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ग्रीन वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से नहीं, हाँ, तो ये अस्थाई बंदोबस्त वाला पार्ट था। और रैयतवारी में देखें वो मद्रास की तरफ जो है वो देखें आप। ठीक है, और महालवारी देखिए उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में लगाया गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि मैप में कि 3 प्रकार के राजस्व प्रणालियां जो थी ये कैसे थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि तुलना करें, इसकी तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं की तुलना करें तो एक तरफ मानदंड है, ठीक है, दूसरे तरफ अस्थाई जमींदारी बंदोबस्त, फिर उसके बाद रैयतवारी व्यवस्था और महालवारी व्यवस्था। मानदंड के आधार पर तीनों की हम तुलना करेंगे। तो देखिए प्रवर्तक में देखें तो स्थायी बंदोबस्त के प्रवर्तक लॉर्ड कार्नवालिस थे 1793 में। रैयतवारी के टॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक और हॉल्ट मैकेंजी को जो है इसमें इसके प्रवर्तक माना जाता है महालवारी के। ठीक है, ब्रिटिश भारत का जमींदारी बंदोबस्त में देखें तो 19% जो है वो क्षेत्र था जमींदारी बंदोबस्त पर आधारित। रैयतवारी में 51% और महालवारी में 30%। भूमि के मालिक की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार हमेशा के लिए, रैयतवारी में किसान अस्थायी रूप से, और महालवारी व्यवस्था में पूरा गांव यानी कि पूरा महाल। राजस्वदाता के तौर पर देखें तो राजस्वदाता अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार हुआ करते थे। रैयतवारी व्यवस्था में देखें तो रैयत खुद होते थे किसान,
और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया जो है वो राजस्व देते था। कर की दर की बात करें तो निश्चित की गई थी जमींदारी व्यवस्था में, बंदोबस्त में, तो इसमें 10/11 भाग जो है कर के रूप में दी जाती थी। ठीक है, जमींदारों द्वारा अंग्रेजों को, और बाकी जो 1/11 हिस्सा है वो स्वयं रखता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखें तो कर की दर जो है वो 33 से 55% हुआ करती थी, यह अस्थिर थी। ठीक है, और महलवाड़ी में देखें लगभग 60%, ये सबसे ऊंची जो है यह कर की दर थी। यहाँ पर मुख्य विशेषता में देखें तो अस्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून, यानी कि अनुपस्थित जमींदारों को जन्म दिया इसमें। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में हर 30 साल में पुनर्निर्धारण और लगान में वृद्धि की जाती थी, और महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव पर संयुक्त रूप से कर लगाया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक तुलनात्मक अध्ययन किया तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं का। नियंत्रण का दूसरा स्तंभ देखें तो कृषि का वाणिज्यीकरण। तो हमने जो पिछला देखा उसमें भू राजस्व व्यवस्था, और यहां देखा कि नियंत्रण किस प्रकार से किया गया, तो कृषि का वाणिज्यीकरण करके। तो भारतीय कृषकों को परंपरागत खाद्य फसलों यानी कि अनाज की जगह बाजार में बिकने वाली नकदी फसलों के उत्पादन के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कपास, यहाँ पर कपास है। ठीक है, तो ये सब धान गेहूं को छोड़ करके और जो है कपास, तंबाकू, नील, इन सभी का जो है उत्पादन करने के लिए जो है भेजा गया। ठीक है, तो वाणिज्यीकरण के मुख्य कारण देखें तो क्या कारण थे कि वाणिज्यीकरण की शुरुआत करनी पड़ी, तो इसमें है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, कच्चे माल के लिए विशेषकर कपास की आपूर्ति के लिए ऐसा किया गया। फिर उसके बाद चीन पर निर्भरता कम करना, चाय और अफीम के व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये था। उसके बाद है ब्रिटिश पूंजीपतियों का निवेश। बहुत सारे ब्रिटिश पूंजीपति थे, आपको पता होगा कि जब एकाधिकार की समाप्ति हुई, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ब्रिटिश पूंजीपति थे, उन्होंने भारत में सीधे निवेश किया था। तो निवेश कहाँ कहाँ हुआ था, बागानों में भारी निवेश किया गया था। तो इस निवेश में लाभ कमाना था, तो ये था। और कंपनी का मुनाफा, भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के माध्यम से लाभ कमाना जो है एक कंपनी का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये मुनाफा कमाने का उद्देश्य। और उस समय देखें प्रमुख नकदी फसलों को देखें तो गन्ना, कपास, जूट, रेशम, नील, अफीम, चाय और कॉफी, ये सभी क्या थे, नकदी फसलें हुआ करती थी। जब तो इस तरह से कृषि का क्या हुआ, वाणिज्यीकरण हुआ। नियंत्रण का तीसरा स्तंभ देखें तो भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। भारत का आर्थिक शोषण केवल कृषि तक सीमित नहीं था, एक सुनियोजित नीति के तहत भारत के परंपरागत उद्योगों को भी नष्ट किया गया ताकि इसे ब्रिटिश निर्मित मालों के लिए एक बाजार बनाया जा सके। ठीक है, अब देखिए भारतीय माल अगर भारत में बिकेंगी तो ब्रिटिश माल खरीदेगा कौन। ठीक है, तो वो चीजें थी। तो इसलिए भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को हतोत्साहित किया गया। ठीक है, पतन के प्रमुख कारण देखें, देशी रियासतों का अंत। अब देशी रियासतों के अंत जब हुए तो कारीगरों ने अपने मुख्य खरीदार और संरक्षक जो है वो खो दिए। दूसरा है मुक्त व्यापार की नीति। ब्रिटिश सामानों से भारतीय बाजार बढ़ गए जिससे स्थानीय उत्पाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ठीक है, रेलवे का विकास ये भी एक पतन का प्रमुख कारण रहा। तो ब्रिटिश माल आसानी से और सस्ते में भारत के गांवों तक पहुंचने लगा था। और शोषणकारी प्रथाएं कारीगरों को कम दाम पर सामान बेचने और बेगारी करने के लिए मजबूर किया गया था। यानी कि हर तरफ से ब्रिटिशों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को खत्म करने के लिए प्रयास किए और कर भी दिया उन्होंने। अब क्या हुआ कि परिणाम क्या देखने को मिला, तो किसान का जो है दुष्चक्र चला, ऋण, दरिद्रता और भूमिहीनता के रूप में। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय किसान को एक ऐसे चक्र में फंसा दिया जिससे निकलना लगभग असंभव था। ठीक है, पहला अत्यधिक लगान, दूसरा कर्ज की आवश्यकता, तीसरा फसल का संकट, चौथा कर्ज चुकाने में असमर्थता, पांचवा भूमि का हस्तांतरण। ठीक है, और छठा भूमिहीन मजदूर। तो इस प्रकार से कुचक्र की तरह जो है यहाँ पर लोग जो है फंस गए। ठीक है, तो राष्ट्र कवि प्रेमचंद का अमर काव्य गोदान जब आप पढ़िएगा तो इस चीज को जो है बखूबी वहां पर उन्होंने चित्रण किया है। तो ये चीज और आपने पढ़ा भी होगा, तो इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है,
समग्र तबाही, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव जो है देखने को मिला। अब देखिए अधिकांश जितने लोग थे या तो उद्योग में थे, नहीं तो कृषि में थे। उद्योग की हालत हमने देख ली, कृषि की हालत भी हम लोग देख ली। कुल मिलाकर पूरे भारतीय जनता में एक तरह से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की जो है स्थिति व्याप्त हो गई। ठीक है, और रही सही कसर जो है अकालों ने तोड़ी। तो खैर तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग देखें यहाँ पर कि समग्र तबाही हो गई, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इससे क्या हुआ कि कृषि में ठहराव हो गया, पूंजी निवेश के अभाव में कृषि सुधार रुके और उत्पादन घट गया। ठीक है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता हो गई। ठीक है, साहूकारों का उदय हुआ और किसान कर्ज में डूब गए। क्योंकि देखिए कर तो देना है, आपकी खेती हो नहीं हो, आपके फसल डूबे नहीं डूबे, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो कर देना है। और कर लिया जाएगा किससे? सूदखोरों से, साहूकारों से। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरह से साहूकारों का उदय हुआ और किसान कर्ज में डूब गए। आत्मनिर्भर गांव का विनाश हो गया, सदियों से चली आ रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए नगरों का पतन, ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे समृद्ध औद्योगिक केंद्र जो है वो वीरान हो गए। बेरोजगारी में वृद्धि हुई, लाखों दस्तकार और बेरोजगार हो गए। ठीक है, और भूमिहीन मजदूर बन गए। ठीक है, तो ये हालत हो गई। और मानव जनित अकाल, नकदी फसलों पर जोर देने से खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी आई, जिससे भूखमरी और अकाल की एक श्रृंखला शुरू हो गई। अंतिम परिणाम हम लोग देख लेते हैं कि जो अंग्रेजों ने किया, धन की निकासी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो एक अंग्रेज थे, मतलब नाम उनका पता नहीं है, लेकिन वो बताते थे, ठीक है, कि एक सिस्टम है ऐसा जो गंगा नदी से निचोड़ करके, ठीक है, गंगा से निचोड़ कर लेके और टेम्स में प्रवाहित कर देती है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा था कि किस प्रकार से धन के निष्कासन, इससे समझा जा सकता है कि धन का निष्कासन किस प्रकार से हो रहा था। तो ये था कि इधर से पूरा धन लेकर के और जो है पूरा का पूरा ब्रिटेन में रखा जा रहा था और बदले में उधर कुछ आ नहीं रहा था। ये भी है, जैसे कि माफ कीजिए, देखिए व्यापार में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको अगर दूसरा व्यक्ति कोई चीज दे रहा है, ठीक है, और बदले में यह भी उधर से कुछ सेवा या धन जो भी है वो दे प्रदान कर रहा है। ठीक है, चाहे वस्तु विनिमय प्रणाली हो या कौन सी प्रणाली हो या मुद्रा वाली प्रणाली, दोनों में एक तरह से, तो इसी को व्यापार हम कहते हैं। लेकिन अब ऐसा हो कि ए जो है बी को तो प्रदान कर रहा है, ये प्रदान कर रहा है, लेकिन बी जो है ए को कुछ नहीं दे रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? व्यापार इसे नहीं कहा जाएगा। तो ये था। तो परिभाषा देखिए, तो धन की निकासी का अर्थ क्या है कि भारतीय संसाधनों और संपदा का निरंतर ब्रिटेन की ओर प्रवाह, जिससे बदले में, ठीक है, भारत को कोई भी आर्थिक या भौतिक प्रतिफल नहीं मिलता था। यह उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेशवादी शासन की वह नींव थी जिसने समृद्ध भारत को धीरे धीरे निर्बल दुर्बल बना दिया। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो इसकी शुरुआत 1757 में प्लासी के विजय के बाद हुई थी। पहले यूरोपीय व्यापारी भारत में धन लाकर माल खरीदते थे, लेकिन 1765 के बाद अंग्रेज सीधे जो है भारतीय राजस्व से ही माल खरीदने लगे थे। ठीक है, तो एक ब्रिटिश इतिहासकार का कथन है पर्सिवल स्पीयर द्वारा, इस दौर को खुली और निर्लज्ज लूट का युग कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ड्रेन हो रहा था भारतीय वेल्थ का। और आपको पता होगा, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि दादा भाई नौरोजी ने इस धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, देखिए धन निष्कासी के जो स्रोत थे, आखिर ब्रिटेन पहुंचा कैसे, भारत का धन ब्रिटेन पहुंचा कैसे? तो देखिए एक होम चार्जेज लगता था, ठीक है, गृह शुल्क ब्रिटेन में। अब देखिए भारत की संपत्ति है, यह गृह शुल्क के रूप में जाती थी। रेलवे पर गारंटीड ब्याज दिया जाता था, ठीक है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज दिया जाता था और निजी निवेश का लाभ जो है मिलता था। तो इस प्रकार से केवल जा रहा था, आने का कोई साधन नहीं था। गृह शुल्क में देखें तो ब्रिटेन में भारत सचिव के कार्यालय का खर्च, यूरोपीय अधिकारियों का वेतन, पेंशन और सैन्य खर्च जो सभी भारत के राजकोष से दिए जाते थे, तो ये होम चार्जेस था।
रेलवे पर गारंटीड ब्याज के रूप में देखें तो ब्रिटिश पूंजीपतियों को रेलवे में निवेश पर निश्चित लाभ की गारंटी दी गई, भले ही रेलवे घाटे में ही क्यों नहीं जाए। ठीक है, तो वो चीजें थी। इसके बाद देखें तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, साम्राज्य विस्तार और विद्रोहों को दबाने के लिए ऋण और उसका जो ब्याज है भारत से वसूला गया, तो ये है। और निजी निवेश का लाभ, बागान, उद्योग और व्यापार से प्राप्त सारा मुनाफा जो है इंग्लैंड भेजा गया। भारत में न कुछ निवेश किए गए, न भारत के लिए कुछ किए गए, न कृषि में सुधार के लिए कोई बातें हुई, न उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार से केवल धन यहां से निकला, आया नहीं। अब शोषण के 3 चरण को देखें तो वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय पूंजीवाद को हम देखें। देखिए वाणिज्यिक चरण में क्या, जो कि 1757 से लेकर 1813 तक था, तो इसमें क्या था कि प्रत्यक्ष लूट और व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, यह प्रत्यक्ष लूट का समय था और व्यापारिक एकाधिकार। कंपनी के अधिकारियों ने भारी संपत्ति जमा की। ठीक है, अनुमान यह है कि 1758 से लेकर 65 के बीच लगभग 60 लाख पाउंड की निकासी हुई। ठीक है, और दूसरा जो युग था वो 1813 से लेकर 1858 का था। तो ये किस प्रकार से कर रहा था, इसकी विधि क्या थी, तो भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटेन के तैयार माल का बाजार बनाना, ये इसका मूल उद्देश्य था। कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। ठीक है, ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। ये औद्योगिक चरण था। और तीसरा वित्तीय चरण में देखें तो क्या था, इसका तरीका क्या था, ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में शोषण तेज हुआ। गृह शुल्क, रेलवे और बैंकिंग के माध्यम से लाभ सीधे जो है वो इंग्लैंड को पहुंचा। ठीक है, आंकड़ों की बात कर ले तो 19वीं सदी के अंत तक यह निकासी भारत की राष्ट्रीय आय की लगभग 9% थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि जो है वो इंग्लैंड को जा रही थी। वैचारिक जागृति की बात करें तो धन निष्कासन सिद्धांत और राष्ट्रवादी आलोचक, मुख्य नायक जो थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के माध्यम से ब्रिटिश शोषण की वैज्ञानिक आलोचना प्रस्तुत की। ठीक है, 1896। देखिए आप कितना भी कहें कि अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, इससे नहीं होगा। देखिए दादा भाई नौरोजी ने क्या है, एक तथ्यपूर्ण जो है एक रिपोर्ट दिया और वहां से यह मतलब जो है अपनी जो थ्योरी दी, थ्योरी ऐसे ही नहीं दी, सबूतों के आधार पर, लेखों के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की। ठीक है, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इस सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर जो है स्वीकार किया गया। तो दादा भाई नौरोजी, इसमें देखिए तो रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, आरसी दत्त, इन्होंने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, तो इसके माध्यम से इन्होंने बताया। और गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानाडे जैसे लोग, इन्होंने क्या है कि इसकी आलोचना की धन किस प्रकार से भारत से ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। तो भारत अपनी प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण निर्धन नहीं है, बल्कि उपनिवेशवादी शोषण के कारण निर्धन हुआ है। तो इस प्रकार के विचार जो है हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो प्रसारित कर रहे थे। अब देखिए कि साम्राज्यवादी विरासत देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक अमिट छाप। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे हम लोग समेटने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य बिंदु में क्या है कि ब्रिटिश भू राजस्व और आर्थिक नीतियों का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण करना था। कृषि सुधार, सिंचाई या उत्पादकता बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था। आजादी के बाद मिली विरासत देखें तो कृषि का ऐतिहासिक पिछड़ापन, आप समझ सकते हैं जब हम लोग को आजादी मिली तो किस हालत में हम लोग को छोड़ करके जो है अंग्रेज गए थे। ठीक है, तो कृषि का ऐतिहासिक पिछड़ापन, एक ऐसी कृषि व्यवस्था जो सदियों से निवेश और सुधार से वंचित थी। कमजोर औद्योगिक आधार, स्वदेशी उद्योग के विनाश के कारण एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का अभाव था। ठीक है, व्यापक गरीबी और ऋणग्रस्तता, करोड़ों लोग गरीबी और कर्ज में जो है फंसे हुए थे। और आधुनिक संबंध देखें तो इस नीतियों का नकारात्मक प्रभाव आज भी भारतीय कृषि क्षेत्र और कृषकों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। आप देखेंगे जिन्होंने शोषण किया वो विकसित राष्ट्र है, जो शोषित हुए वो अभी भी हम लोग इतने मेहनत करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद जो है हम लोगों के पास संसाधन होने के बावजूद क्या है कि हम लोग अभी गरीबी की मार झेल रहे हैं और विकासशील राष्ट्र के रूप में गिने जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा सोचे कि मतलब 100-200 साल की बात नहीं है। ठीक है, कितने 100 साल तक जो है अंग्रेज जो है लूटते रहे। खैर,
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियां केवल नीतियों का ही एक संग्रह नहीं थी, वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने भारत की आर्थिक नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। धन निकासी के सिद्धांत ने भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है। ठीक है, निष्कर्षतः यह देखते हैं कि यह वैचारिक स्पष्टता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है तेज करने में इसका एक आधार बनी, जिसने आर्थिक शोषण से मुक्ति को स्वराज का एक अभिन्न अंग बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से शोषण किए जा रही थी। तो हमने एक ब्रिटिश राज का आर्थिक तंत्र पढ़ा जो शोषण के लिए एक सुनियोजित ढंग से काम कर रही थी। ठीक है, तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास, राजनीति, राज व्यवस्था और जितने भी जो स्टैटिक पार्ट होते हैं इस चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम तक करंट अफेयर्स का भी हम लोग सेक्शन इसमें डालने वाले हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे सहूलियत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।